नमस्कार दोस्तों। LIS लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आपके साथ मनीष दादेच। जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे थे पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो हमारी सीरीज चल रही है उस सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए हमारी आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने पिछली कोई क्लासेस नहीं देखी है तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और जो प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन की, उसमें 20 से 21 क्लासेज हो चुकी है अब तक, तो उन क्लासेस को भी आप लगा सकते हैं। अभी आपके पास 3 से 4 दिन बचे हैं एग्जाम के, तो आप उन क्लास को आसानी से लगा सकते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन अच्छे से रीड कर सकते हैं। इसके अलावा कल एक क्वेश्चन था दोस्तों, कल क्वेश्चन था एक सिप का फुल फॉर्म का क्वेश्चन था, सिप का CIP। तो उसमें दोस्तों करेक्शन है, करेक्शन कर लेना कि उसमें कुछ ऑप्शन गलत था आंसर की में। तो इसका राइट आंसर था कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। तो मैंने बता दिया था क्लासिफिकेशन इन पब्लिकेशन, तो उसके स्थान पर कर लेना आप कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन, पूरा नाम होगा सिप का। ठीक है दोस्तों, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। क्लियर। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ISSN इज ए, कि ISSN जो है वो क्या है। तो सबसे पहले तो ये ISSN पता करने से पहले ये पता होना चाहिए आपको दोस्तों कि ISSN है क्या। तो सबसे पहला तो ये पता होना चाहिए, तो आपको पता है ISSN क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, जो कि पत्रिकाओं को दिए जाने वाला यूनिक नंबर है। अब बताना है कि हाँ ये क्या है। तो ऑप्शन 1 है यूनिक नंबर ऑफ ए, यूनिक नंबर टू ए बुक। ऑप्शन 2 यूनिक नंबर टू ए सीरियल। ऑप्शन 3 यूनिक नंबर विच आइडेंटिफाइज ए पार्टिकुलर सीरियल्स। और ऑप्शन 4 नंबर बाय विच द सीरियल इज फेमिलर। तो बताइए दोस्तों, ISSN इज ए, ऑप्शन 1 यूनिक नंबर टू ए बुक, यूनिक नंबर टू ए सीरियल। ऑप्शन 3 यूनिक नंबर विच आइडेंटिफाइज ए पार्टिकुलर सीरियल। और ऑप्शन 4 नंबर बाय विच द सीरियल इज फेमिलर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों, सीरियल 3 ऑप्शन में आ रहा है, लेकिन बुक आ रहा है तो वो तो वैसे ही गलत हो गया। अब ऑप्शन 3 रहते हैं जो कि जिनमें सभी में सीरियल बताया गया है, लेकिन हमें क्या याद रखना है कि पूरा इसका डेफिनेशनली या क्या है। तो याद रखना कि यूनिक नंबर, क्या याद रखोगे कि यूनिक नंबर विच आइडेंटिफाइज ए पार्टिकुलर सीरियल, यानी दोस्तों प्रत्येक कोई भी पत्रिका सीरियल पीरियडिकल है ना, उस सबका अलग अलग ISSN नंबर होता है, ना कि एक ही नंबर एक ही नंबर सीरियल के लिए होता है। तो सभी सीरियल का अलग अलग ISSN नंबर होता है, यानी पार्टिकुलर सीरियल होता है। तो यूनिक नंबर विच आइडेंटिफाइज ए पार्टिकुलर सीरियल। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, की जो जॉब का डिस्क्रिप्शन होता है दोस्तों, आपने जैसे अब पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन का एग्जाम फॉर्म भरा है, तो एग्जाम फॉर्म फिल किया है दोस्तों आपने, तो उसमें क्या क्या रहता है, जॉब डिस्क्रिप्शन भी लिखा होता है कि क्या क्या कार्य आपसे करवाए जाएंगे, क्या क्या कार्य होंगे। तो वो क्या क्या कार्य हैं वही डिस्क्रिप्शन होता है एक जॉब के बारे में कि ये कार्य होंगे। तो ऑप्शन 1 है डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द पर्सन ऑफ द लाइब्रेरी। ऑप्शन 2 है डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्किंग ऑफ वन पर्सन। ऑप्शन 3 है डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर पोस्ट। और ऑप्शन 4 है डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द पर्सन ऑफ द लाइब्रेरी, या ऑप्शन 2 डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्किंग ऑफ वन पर्सन, ऑप्शन 3 डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर पोस्ट, या ऑप्शन 4 डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शंस, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सपीरियंसेस। बताइए दोस्तों राइट ऑप्शन क्या होगा। तो याद रखना राइट ऑप्शन क्या होगा कि डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शंस, क्या क्या कार्य होंगे, क्या ड्यूटीज होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एंड एक्सपीरियंसेस। क्लियर। क्या होगा राइट आंसर कि ड्यूटीज, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन। क्लियर दोस्तों, ये इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर होगा 4 इसका राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन, कि बुक सिलेक्शन की जो डिमांड थ्योरी है, मांग नियम है, जो मांग आपूर्ति नियम है बुक सिलेक्शन का, यानी पुस्तक चयन का, वाज कॉइन्ड बाय किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन 1 है SR रंगनाथन। ऑप्शन 2 है मेलविल डेवी। ऑप्शन 3 है फ्रांसिस KW ड्यूरी। और ऑप्शन 4 है LR मैक्लोविन। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन वाज कॉइन्ड बाय, ऑप्शन 1 SR रंगनाथन।
ऑप्शन 2 मेलविल डेवी, ऑप्शन 3 फ्रांसिस के.डब्ल्यू. ड्यूरी या ऑप्शन 4 एल.आर. मैक्लोविन। तो बताइए डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन वाज कॉइन्ड बाय, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो दोस्तों ये सभी जो चारों आपको ऑप्शन में दिए गए इन सभी चारों ने क्या दिए थे? बुक सिलेक्शन के नियम दिए थे। एस.आर. रंगनाथन जी ने भी नियम दिया लेकिन डिमांड थ्योरी नहीं दिया। रंगनाथन जी ने क्या बताया कि उनके जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, 500 नियम है लाइब्रेरी साइंस के, उनमें से जो फर्स्ट 3 नियम है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों नियम ही बुक सिलेक्शन का बताते हैं। ये कहा था किसने? रंगनाथन जी ने। दूसरा क्वेश्चन मेलविल डेवी। मेलविल डेवी कौन है? आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन है? मेलविल डेवी। तो लिस्ट कॉस्ट से याद रखना मेलविल डेवी। मेलविल डेवी ने जो नियम दिया, लॉ दिया, वो लिस्ट कॉस्ट का दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें प्राप्त हो और कम से कम क्या लगे? कीमत हो, लिस्ट कॉस्ट हो, कॉस्ट कम से कम लगे, ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक प्राप्त हो। ये भी डिमांड थ्योरी नहीं दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसिस के.डब्ल्यू. ड्यूरी और ऑप्शन 4 है एल.आर. मैक्लोविन। तो फ्रांसिस के.डब्ल्यू. ड्यूरी से क्या याद रखोगे? ड्यूरी ने कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों? ड्यूरी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? और ऑप्शन 4 एल.आर. मैक्लोविन। तो याद रखना ड्यूरी ने भी ये सिद्धांत नहीं दिया था। ड्यूरी ने भी कहा पाठकों को, अधिकतम पाठकों को उपलब्ध करवाना है, ड्यूरी का ये था। लेकिन एल.आर. मैक्लोविन ने क्या दिया था दोस्तों? आपका डिमांड, इसका पूरा नाम देखें तो डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, मांग और आपूर्ति सिद्धांत, ये नाम होता है दोस्तों। एल.आर. मैक्लोविन ने दिया था। कब दिया था? 1925 में दिया था। ये आपको याद रखना है। बुक सिलेक्शन के ये चारों नियम है, चारों नियमों के व्यक्ति भी दिए गए हैं दोस्तों और आपको बता भी दिया है। तो बुक सिलेक्शन के 4 ही तो नियम है, तो आप इनको अच्छे से रीड करके जाना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर? क्लियर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 एल.आर. मैक्लोविन। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। A minimum amount per head of population is allotted in, कि a minimum amount per head of population is allotted in, ऑप्शन 1 है proportional method, ऑप्शन 2 है method of details, ऑप्शन 3 है पर कैपिटल मेथड या ऑप्शन 4 है CPM मेथड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोपोर्शनल मेथड, मेथड ऑफ डिटेल्स, पर कैपिटल मेथड या CPM मेथड। कि ए मिनिमम अमाउंट पर हेड ऑफ पॉपुलेशन इज अलोकेटेड, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा मेथड इसका राइट आंसर होगा ये आपको बताना है दोस्तों। क्लियर? बताइए इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ए मिनिमम अमाउंट पर हेड ऑफ पॉपुलेशन इज अलोकेटेड इन, ऑप्शन 1 प्रोपोर्शनल मेथड, ऑप्शन 2 मेथड ऑफ डिटेल्स, ऑप्शन 3 पर कैपिटल मेथड या ऑप्शन 4 CPM मेथड। तो याद रखना ए मिनिमम अमाउंट पर हेड ऑफ पॉपुलेशन इज अलोकेटेड आ जाता है तो इसका राइट आंसर क्या करोगे? पर कैपिटल मेथड। कौन से मेथड से करोगे? पर कैपिटल मेथड इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? पर कैपिटल मेथड, ऑप्शन नंबर आपका 3 इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। PPBS स्टैंड्स फॉर, कि ये PPBS है, इसका पूरा नाम क्या है, किसके लिए स्टैंड है? तो PPBS जैसा कि आपको पता होगा PPBS क्या है? बजटिंग प्रणाली है, बजटिंग सिस्टम है। तो बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन 1 प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, ऑप्शन 1 क्या है? प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, ऑप्शन 2 क्या है? परफॉर्मेंस प्रोग्राम बजट सिस्टम, ऑप्शन 3 पीरियड प्रोग्राम बजट सिस्टम और ऑप्शन 4 है प्रोग्राम परफॉर्मेंस बजट सिस्टम। तो पहला ऑप्शन प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, ऑप्शन 2 परफॉर्मेंस प्रोग्राम बजट सिस्टम और ऑप्शन 3 पीरियड प्रोग्राम बजट सिस्टम और ऑप्शन 4 प्रोग्राम परफॉर्मेंस बजट सिस्टम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? PPBS स्टैंड्स फॉर, PPBS स्टैंड्स फॉर कि इसका पूरा नाम क्या है? PPBS का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा? इतना आपको पता है बजटिंग सिस्टम है, क्या है? PPBS। क्लियर? तो याद रखना पूरा नाम प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। सभी में 2 में तो बजट सिस्टम, 3 में तो बजट सिस्टम पीछे दिया गया है, तो ये तो तीनों वैसे ही गलत है दोस्तों। तो प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम होगा, ये ध्यान रखना। पूरा नाम PPBS का। PPBS किसने बनाई और कब बनी ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में क्या बताओगे कि PPBS प्रणाली है जो बजटिंग सिस्टम है, कब बनी और किसने बनाई। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि
प्रिपरेशन ऑफ तैयारी की प्रिपरेशन ऑफ लाइब्रेरी बजट विदाउट कंसिस्टिंग प्रीवियस ईयर बजट इज नाउन एज, कि जब लाइब्रेरी बजट को तैयार करते हैं बिना किसी पिछले सालों को बजट को ध्यान में रखते हुए, तो उस बजट को क्या कहा जाता है। यानी हालांकि ऐसा होता है दोस्तों कि पिछले वर्ष कोई कार्य किया, उसमें कितना खर्चा लगा, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट बजट तैयार करते हैं, लेकिन हमें पिछले वर्ष से कोई लेना देना नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर के बजट से कोई लेना देना ही नहीं है, उसके बिना ही लाइब्रेरी बजट तैयार करना है, तो उस विधि को क्या कहते हैं, याद रखना, उसको बोलते हैं ZBBS, जीरो बेस्ड बस्टिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं, जीरो बेस्ड बस्टिंग सिस्टम। पूरा नाम क्या है, जीरो बेस्ड बस्टिंग सिस्टम, जिसको पीटर फायर ने बनाया था। किसने बनाया, पीटर फायर ने 1970 में बनाया था। तो ये ऐसी विधि है जिसमें कोई लेना देना नहीं है कि पीछे कितना बजट लगा, आगे कितना लगा, ये तो सिर्फ अब नया जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए क्या करेगी, जीरो से स्टार्ट करेगी, बजट क्या करेगी, जीरो से स्टार्ट करेगी। इसीलिए इस विधि को क्या बोलते हैं, ZBBS, यानी जीरो बेस्ड बस्टिंग सिस्टम, जिसको पीटर फायर ने 1970 में बनाया था। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 36 का ZBBS। दोस्तों क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बजट। ये भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जो डेफिनेशन से, सेंटेंशन से, वाक्य किसने दिया, ये क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें थोड़ा थ्योरेटिकल आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं जो एक ही टॉपिक से आ रहे हैं। पहले हमने सबसे पहले मैनेजमेंट के क्वेश्चन आए थे, उसके बाद में ISBN ISSN की क्वेश्चन आए, अब बजट से सिस्टम से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपके लिए फायदेमंद है, एक साथ ही टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो बताइए व्हाट इज बजट। बजट क्या होता है दोस्तों, बजट क्या होता है। ऑप्शन 1 एनुअल एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ऑप्शन 2 एनुअल एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, ऑप्शन 3 एनुअल एस्टिमेट ऑफ इनकम, या ऑप्शन 4 एनुअल एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फ्यूचर ईयर। तो याद रखना दोस्तों, बजट हमेशा बजट तैयार किया जाता है ना। अब आपने देखा होगा कि कोई भी है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री है, PM है, जब भी आते हैं कि आज बजट की घोषणा करेंगे, आज क्या करेंगे, बजट की घोषणा करेंगे, तो उस बजट में क्या रहता है ना, कि वो पिछले वर्षों को, पिछले प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हैं, बल्कि क्या करते हैं, आगामी वर्ष को ध्यान में रखते हैं। यानी नेक्स्ट ईयर ये कार्य होगा, इस योजना के लिए इतना खर्चा लगेगा, इस योजना के लिए इतना खर्चा लगेगा, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए बजट तैयार करते हैं कि ये कार्य होंगे और इतना इतना पैसा लगेगा। यानी आगामी वर्ष को ध्यान में रखना है दोस्तों, आगामी वर्ष को ध्यान में रखना है आपको। तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा होगा, ये बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो याद रखना आगामी वर्ष होता है फ्यूचर ईयर। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है, एनुअल एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फ्यूचर ईयर, की आगामी वर्ष जो भविष्य में वर्ष आएगा अगला, उसके लिए तैयार किया जाने वाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर एस्टिमेट, एनुअल, एक साल का, वो क्या होता है दोस्तों, बजट होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में आल्सो बी कॉल्ड एज, कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में भी आल्सो कॉल्ड एज, की इसको क्या कहा जाता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को आल्सो बी कॉल्ड एज। ऑप्शन 1 डेलीगेशन ऑफ पावर, डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डेलीगेशन ऑफ सर्विस। तो बताइए दोस्तों, द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में आल्सो बी कॉल्ड एज। ऑप्शन 1 डेलीगेशन ऑफ पावर, ऑप्शन 2 डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ऑप्शन 3 डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑप्शन 4 डेलीगेशन ऑफ सर्विस। तो याद रखना, द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में आल्सो बी कॉल्ड एज डेलीगेशन ऑफ पावर। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, पीछे आया था क्वेश्चन दोस्तों, हमने इससे पहले जो पेपर किया था उसमें भी ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं। क्लियर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स ऑफ लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ फाइनेंस, कलेक्शन एंड। तो बताइए कि जब आंकड़े एक लाइब्रेरी के लिए स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी के आंकड़े हैं, तो उनमें एक तो कंसिस्ट होता है फाइनेंस, दूसरा होता है कलेक्शन, अब तीसरी बात क्या होती है ये आपको बतानी है दोस्तों। ऑप्शन 1 है स्टाफ, ऑप्शन 2 है रीडर, ऑप्शन 3 है फर्नीचर, या ऑप्शन 4 है इक्विपमेंट यानी उपकरण। स्टाफ कर्मचारी, रीडर्स दोस्तों पाठक, फर्नीचर हो गए और इक्विपमेंट हो गए, उपकरण हो गए। तो बताइए, एक फाइनेंस होता है, एक कलेक्शन होता है और कौन होगा जो स्टैटिस्टिक्स ऑफ लाइब्रेरी कंसिस्ट। तो याद रखना कौन होगा, स्टाफ होगा। कौन होगा, स्टाफ होगा। फाइनेंस, कलेक्शन एंड स्टाफ। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों, कमीशन और अथॉरिटीज़ आपको बताई हुई है, पूरी क्लासेज है। मैंने कहा था कि कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी
एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट देखिए यूट्यूब चैनल पे। कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी के कुल 6 क्लासेज है, अगर वो 6 क्लासेज भी आप लगा पाते हो तो जो बेसिक्स है लाइब्रेरी साइंस का वो आपका कवर हो जाएगा। तो विच कमीशन रिकमेंडेड 6.5% ऑफ द टोटल बजट ऑफ ए यूनिवर्सिटी फॉर इट्स लाइब्रेरी। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि किस कमीशन ने रिकमेंडेड किया था 6.5% टोटल बजट का यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए, ये आपको बताना है दोस्तों। विच कमीशन रिकमेंडेड 6.5% ऑफ टोटल बजट ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर इट्स लाइब्रेरी। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके बहुत बार पूछ लिया गया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा ये आप कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे। सभी किस में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो लाइव कमेंट चल रहे हैं उसमें तो बताएंगे, उसके अलावा भी कमेंट में बताएंगे, जो कमेंट उसके अलावा रहता है वीडियो का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 40 आपके लिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 40 आप करोगे क्लियर, क्योंकि बहुत बार रिपीट क्वेश्चन हो गए, तो आप भी देखिए कि आपको कितना पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन पब्लिक लाइब्रेरी। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों कि जो पब्लिक लाइब्रेरी जो होती है, सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं, इनमें इनकम का क्या सोर्स होता है। कि ये तो जनता के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय है, तो इनमें पैसा कहाँ से आता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल फ्री है। ऑप्शन 1 यूजीसी, ऑप्शन 2 लाइब्रेरी सेस यानी टैक्स लगता है उससे, या ऑप्शन 3 एमएचआरडी, या ऑप्शन 4 गिफ्ट या डोनेशंस। तो बताइए व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन पब्लिक लाइब्रेरी। तो आपको याद रखना है जो लाइब्रेरी सेस होता है, पुस्तकालय उपकर होता है, टैक्स होता है, जिसे टैक्स भी बोल सकते हैं आप, लाइब्रेरी सेस। जो लाइब्रेरी सेस है उसका जो इनकम होती है वो पब्लिक लाइब्रेरी के लिए इनकम का मेन सोर्स होता है। याद रखना पब्लिक लाइब्रेरी किससे रिलेटेड, लाइब्रेरी सेस से रिलेटेड है दोस्तों। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, टूलिंग ऑफ बुक्स इज ए फंक्शन ऑफ। कि जो टूलिंग ऑफ बुक्स है वो फंक्शन किसका है, किस सेक्शन का कार्य है, लाइब्रेरी में किस डिपार्टमेंट का कार्य है दोस्तों। ऑप्शन 1 एक्विजिशन सेक्शन, ऑप्शन 2 सर्कुलेशन सेक्शन, ऑप्शन 3 पीरियोडिकल सेक्शन, या ऑप्शन 4 मेंटेनेंस सेक्शन। तो बताइए कि टूलिंग ऑफ बुक्स इज ए फंक्शन ऑफ ऑप्शन 1 एक्विजिशन सेक्शन, ऑप्शन 2 सर्कुलेशन सेक्शन, ऑप्शन 3 पीरियोडिकल सेक्शन, या ऑप्शन 4 मेंटेनेंस सेक्शन। तो बताइए दोस्तों टूलिंग ऑफ बुक्स इज ए फंक्शन ऑफ, राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन होगा आपका एक्विजिशन सेक्शन। कौन सा सेक्शन, अधिग्रहण विभाग, या हिंदी में क्या बोलते हैं जिसे, अर्जन विभाग दोस्तों। क्या बोलेंगे, अर्जन विभाग। यहाँ दोस्तों सिलेक्शन ऑफ बुक्स भी हो, अगर सिलेक्शन ऑफ बुक्स भी फंक्शन पूछ ले तो क्या करोगे, एक्विजिशन सेक्शन करोगे, अधिग्रहण विभाग करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने बहुत बार पढ़ा भी है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, 43 निस्केयर हमें पूछा है दोस्तों। ये जो निस्केयर है, निस्केयर का पूरा नाम क्या है। तो जैसा कि आपने पहले मैंने बताया था आपको कि 2 संस्थाएं थी, एक तो है इंसडोक, कौन कौन, एक तो है इंसडोक और इसके साथ एक और है निस्कॉम। इन दोनों का दोस्तों विलीकरण कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था। कब कर दिया गया था, 2002, और 2002 में इनको मर्ज किया और क्या बन गया, निस्केयर बन गया। क्या बन गया दोस्तों, निस्केयर। अब इसी निस्केयर का पूरा नाम क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन 1 है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स, ऑप्शन 2 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक कल्चरल एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ऑप्शन 3 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल कल्चरल एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और ऑप्शन 4 नेशनल इंफॉर्मेशन साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च। तो याद रखना इसका पूरा नाम क्या है, आपके क्वेश्चन नंबर 43 का पूरा नाम है निस्केयर का दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। कब बना, 2002 में बना। किन किन को मिलाकर बना, इंसडोक और निस्कॉम को मिलाकर बना। अब आपको क्या बताना है कि इसका हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस कहाँ है, यानी निस्केयर कहाँ स्थित है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप बताओगे दोस्तों। बताइए क्वेश्चन 43 का हेड ऑफिस क्या होगा, ये आपको बताना है, आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 2 पार्ट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ ए लाइब्रेरी। कि एनुअल रिपोर्ट होता है दोस्तों वार्षिक प्रतिवेदन। तो पुस्तकालय का जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है, यानी जिसमें एक साल में क्या क्या कार्य हुआ पूरी रिपोर्ट होती है, तो वो 2 पार्ट में होती है। वो 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 है एनालिटिकल एंड सिस्टमेटिक, ऑप्शन 2 है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ऑप्शन 3 है
डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैटिस्टिकल, और ऑप्शन 4 है अपर एंड लोअर। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना दो जो होते हैं पार्ट किसके एनुअल रिपोर्ट ऑफ ए लाइब्रेरी की, वो होते हैं दोस्तों डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैटिस्टिकल। यानी आंकड़ों के बिना तो कुछ संभव नहीं है दोस्तों, डाटा के बिना कुछ संभव नहीं है, जो कि स्टैटिस्टिकल होता है, डाटा इंफॉर्मेशन इसमें आएगी डाटा का, और डिस्क्रिप्टिव जिसकी थ्योरी भी देगी होगी साहब ने। तो एनुअल रिपोर्ट है लाइब्रेरी की, वो 2 पार्ट में होती है, एक होता है डिस्क्रिप्टिव और दूसरा होता है स्टैटिस्टिकल, सांख्यिकी है दोस्तों। क्लियर। देखिए राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 44 का, डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैटिस्टिकल। क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैटिस्टिकल एनुअल रिपोर्ट ऑफ ए लाइब्रेरी, द 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, 2 पार्ट है लाइब्रेरी में एनुअल रिपोर्ट के। ये क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीडीए स्टैंड्स फॉर, कि जो ये पीडीए है, पीडीए इसका पूरा नाम क्या है। ऑप्शन 1 पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, ऑप्शन 2 पर्सनल डिजिटल अर्चीव, ऑप्शन 3 पर्सनल डॉक्यूमेंट अर्चीव, या ऑप्शन 4 प्रोग्राम डाउनलोड एसेसरीज। तो बताइए पीडीए स्टैंड्स फॉर ऑप्शन 1 पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, ऑप्शन 2 पर्सनल डिजिटल अर्चीव, ऑप्शन 3 पर्सनल डॉक्यूमेंट अर्चीव, और ऑप्शन नंबर 4 प्रोग्राम डाउनलोड एसेसरीज। तो बताइए पीडीए स्टैंड्स फॉर, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना पीडीए है जो, इसका पीडीए का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। क्या है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आइटलिस, ये आइटलिस का पूरा नाम क्या है, ये हमें पूछा है। तो आइटलिस तो आपको पता है क्या है दोस्तों आइटलिस, और आइटलिस की इस्टेब्लिश की बात करें तो 1969, क्या होगा 1969। और इसके हेड ऑफिस की बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें तो वो दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस पंजाबी यूनिवर्सिटी है। उर्दू की टीचरों का, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के टीचर है ना इंडिया के अंदर, उनका एसोसिएशन है। तो बताइए फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन 1 इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ट्रेड यूनियंस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इंडियन एयरलाइंस टेक्निकल लोअर इंटेलिजेंस सर्विसेज, और ऑप्शन 4 इंडियन एयर ट्रैफिक लाइट इंफॉर्मेशन एंड सिग्नल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 46 का। तो 46 का राइट आंसर आपके सामने है कि इसका पूरा नाम है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो नोट कर सकते हैं दोस्तों पूरा नाम क्या है। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन की और नेक्स्ट की बढ़ते हैं। अब आप फटाफट आंसर दें क्योंकि आपके पास भी समय कम है दोस्तों, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। क्या है क्वेश्चन 47, देखिए बीएसओ इन क्लासिफिकेशन स्टैंड्स फॉर। दोस्तों ये बीएसओ जो है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की एक स्कीम है, विधि है पुस्तकालय वर्गीकरण की। तो हमें इसका पूरा नाम पूछा है, तो बीएसओ का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन 1 बेसिक सब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या ऑप्शन 2 ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, या ऑप्शन 3 बिबिलियोग्राफिक ऑफ सब्जेक्ट ऑर्डरिंग, या ऑप्शन 4 बिबिलियोग्राफिक सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो बताना चाहूँगा दोस्तों लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देखिएगा यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम की क्लासेज है, जिसके अंदर जितनी भी क्लासिफिकेशन स्कीम है उन सब की हिस्ट्री दी गई है, इतिहास दिया गया है कि कब बनी, किसने बनाई, कौन सी बनाई, पूरा नाम क्या है। तो आपको क्या बताना है, आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ दोस्तों कि ये जो बीएसओ है इसका फुल नेम तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको क्या बताना है बीएसओ कब बनी और किसने बनाई, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। जो स्टूडेंट बताते हैं दोस्तों तो मैं मानता हूँ कि वो क्लासेज सीरियसली से देखते हैं, तो वो सीरियसली देखते हैं तो उनको क्वेश्चन भी सीरियसली याद होते हैं, तो उनकी तैयारी अच्छी हो रही है दोस्तों। केवल आपको कमेंट करना होता है, ये आपके लिए ही है, आप आंसर दोगे तो उसका आपको ही फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों, मेरे को तो कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो आपको इसीलिए कहता हूँ ताकि आपको बीएसओ नहीं पता है तो इस माने आप बीएसओ को अच्छे से पढ़ लोगे। एक तो फुल फॉर्म, दूसरा किसने बनाई और कब बनाई, ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। क्लियर। तो बीएसओ पूरा नाम क्या है बताइए, इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना बीएसओ का पूरा नाम है दोस्तों बोर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, यानी ऑप्शन नंबर 2
ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग है BSO, जो कि एक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की स्कीम है। ठीक है, अब आप कमेंट में बताओगे कि कब बनी और किसने बनाई। क्लियर? इजी क्वेश्चन दोस्तों, इतना इजी क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। IPR स्टैंड्स फॉर, IPR का पूरा नाम, ऑप्शन 1 इंडियन प्रेस रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन 2 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ऑप्शन 3 इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट, ऑप्शन 4 इंडियन प्रॉपर्टी रूल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपसे गलत होता है तो देखिए भी आपकी तैयारी बहुत कम है, ये मान लेना आप। तो IPR है, जो IPR का पूरा नाम होता है दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार। क्या होगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? राइट आंसर होगा, जिसके अंदर कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट ये सभी एक्ट आ जाते हैं दोस्तों। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है कि कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट एंड फोटोकॉपी सर्विस, CAPS पूरा नाम क्या है? कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट एंड फोटोकॉपी सर्विस, CAPS इज सर्विस प्रोवाइडेड बाय। हमने पहले ये क्वेश्चन आया था दोस्तों पिछले एग्जाम पेपर में हमारे कि CAPS का पूरा नाम क्या है। अब पूछ लिया ये CAPS जो सर्विस है वो किसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, तो यानी CAPS क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूरा नाम कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट एंड फोटोकॉपी सर्विस इज ए सर्विस प्रोवाइडेड बाय, ये बताना है तो याद रखना निस्केयर, प्रोवाइडेड बाय निस्केयर। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। निस्केयर प्रोवाइड करवाता है CAPS सर्विस को, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर? आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। हाँ, नेम ऑफ द एडिटर ऑफ सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों इसको SLSS, जो कि सब्जेक्ट हेडिंग्स है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग है, उसके बाद आई थी सीयर्स लिस्ट ऑफ दो। आपको अगर सब्जेक्ट हेडिंग पढ़ना ही है तो केवल दो को याद रख लेना। एक तो हो गई ये सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, एक होती है दोस्तों LCSH, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। ठीक है, इन दोनों का क्या याद रखना है? एक तो ईयर याद रखना है, कितने पब्लिकेशन आ गए ये याद रखना है, नवीनतम पब्लिकेशन कौन सा है और इनके एडिटर कौन है ये याद रखना है। तो हमसे क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 50 का कि नेम ऑफ द एडिटर ऑफ सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग इज, ऑप्शन 1 MO सीयर्स, ऑप्शन 2 ME सीयर्स, ऑप्शन 3 HW विल्सन या ऑप्शन 4 HW सीयर्स। तो बताइए दोस्तों सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है, इसका एडिटर कौन है? क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप बताइए कि नेम ऑफ द एडिटर ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, तो याद रखना कौन सा, क्या होगा राइट आंसर? ME सीयर्स। क्या होगा? ME सीयर्स। क्लियर? अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 51 ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन, यानी दोस्तों DDC, ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन DDC क्या है? एक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम है, स्कीम है। तो DDC सिस्टम वाज फर्स्ट पब्लिश इन द ईयर। सबसे इजी क्वेश्चन आ गया कि DDC है जिसका पहला एडिशन है जो प्रथम बार कब प्रकाशित हुई थी, ये हमें बताना है। तो बताइए दोस्तों DDC फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुई थी? तो याद रखना 1876 में। कब हुई थी? 1876 में। अब आपके लिए क्या क्वेश्चन है कि DDC का जो फर्स्ट एडिशन था उसमें कुल कितने पेजेस थे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। DDC का जो फर्स्ट एडिशन था, फर्स्ट एडिशन में कितने पेज थे DDC के? क्लियर दोस्तों? अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? 52 बिफोर इंडिपेंडेंस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता वाज नाउन एज, कि बिफोर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी से पहले नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है उसे किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन 1 इंपीरियल लाइब्रेरी, ऑप्शन 2 कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी या ऑप्शन 3 पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन 4 कलकत्ता इंपीरियल लाइब्रेरी। जैसा कि इसका तो आपको पता है दोस्तों, किस नाम से जानते थे? इंपीरियल लाइब्रेरी। इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट भी बना था, ये भी आपको पता होगा। लेकिन अब बताओगे कि इंपीरियल लाइब्रेरी कब बनी, कौन सा ईयर था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे दोस्तों। क्लियर? तो इसका राइट होगा ऑप्शन आपका इंपीरियल लाइब्रेरी। क्लियर? अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 53 हु वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आ गया, हमने अब 20 से 21 क्लास कर ली है, 4 से 5 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है।
तो मान सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, उसके फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन अपॉइंट हुए थे। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया तो दोस्तों 1948 में आई थी, ठीक है, 1948 में बनी। तो इसका जो फर्स्ट लाइब्रेरियन था वो कौन था दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको खुद को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कमेंट करके कि क्वेश्चन नंबर 53 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ये आप खुद बताएंगे दोस्तों, मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है दोस्तों। क्लियर, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के फर्स्ट लाइब्रेरियन अपॉइंटेड, ये आपको बताना है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 54 कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन यानी RRLF क्या है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन इज रिलेटेड विद। तो आपको बताया था कि केवल राजा राम मोहन राय मुख्य उद्देश्य मेन एम आ जाए तो क्या है, पब्लिक लाइब्रेरी का डेवलपमेंट। हमसे यही पूछा है कि किसके साथ जुड़ा हुआ है, किससे रिलेटेड है। RRLF 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन 1 एकेडमिक लाइब्रेरी, ऑप्शन 2 कॉलेज लाइब्रेरी, ऑप्शन 3 स्कूल लाइब्रेरी, ऑप्शन 4 पब्लिक लाइब्रेरी। तो जैसा कि आपको पता है क्या होगा इसका राइट आंसर, पब्लिक लाइब्रेरी। सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास करना ही RRLF का क्या है, मुख्य उद्देश्य है, मेन एम है दोस्तों। कब बना था, 1972 में बना था। क्लियर, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों कंप्यूटर बेसिक का क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है नहीं पूछा है कौन सी नहीं है। ऑप्शन 1 पास्कल, ऑप्शन 2 सिस्ट्रान, ऑप्शन 3 फोर्ट्रान, ऑप्शन 4 बेसिक। तो दोस्तों आपने पास्कल, फोर्ट्रॉन, बेसिक, जावा इन सभी को पढ़ा है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन आपने सिस्ट्रान कहीं नहीं देखा होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका वो राइट आंसर होगा कि सिस्ट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, पास्कल है, फोर्ट्रॉन है और बेसिक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 सिस्ट्रान, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है दोस्तों। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पब्लिश्ड यूनिसिस्ट रेफरेंस मैनुअल, कि किसने यूनिसिस्ट रेफरेंस मैनुअल को पब्लिश किया था, यूनिसिस्ट रेफरेंस मैनुअल। ऑप्शन 1 है दोस्तों ISO, ऑप्शन 2 है BSO, ऑप्शन 3 है यूनेस्को या ऑप्शन 4 है IFLA। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। हु पब्लिश्ड यूनिसिस्ट रेफरेंस मैनुअल, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन 1 ISO, ऑप्शन 2 BSO, ऑप्शन 3 यूनेस्को और ऑप्शन 4 IFLA। बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों। तो क्या होगा राइट ऑप्शन, यूनेस्को। क्या होगा, यूनेस्को इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, कंप्यूटर बेसिक से मैंने बताया था कि जैसा कि जनरेशन से क्वेश्चन आता है तो जनरेशन से क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है दोस्तों 57 कि इन विच जनरेशंस इंटीग्रेटेड सर्किट वर यूज्ड, कि जो कौन सी जनरेशन है कंप्यूटर की जिसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का यूज हुआ था। ऑप्शन 1 है फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन 2 है सेकंड जनरेशन, ऑप्शन 3 है थर्ड जनरेशन और ऑप्शन 4 है फोर्थ जनरेशन। एक और होती है दोस्तों फिफ्थ जनरेशन। कुल कितने जनरेशन है, 5। तो इन 5 जनरेशन में से किस जनरेशन के अंदर IC का यूज हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग डिवाइस के रूप में, प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में यूज हुआ था IC का, तो वो किस जनरेशन में हुआ था, तृतीय पीढ़ी में, थर्ड जनरेशन में, तीसरी पीढ़ी में, थर्ड जनरेशन में हुआ था। याद रखना है दोस्तों। अब मैंने थर्ड का बता दिया, लेकिन आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट का भी याद रखना है, सेकंड का भी याद रखना है, थर्ड का भी याद रखना है, फोर्थ का भी याद रखना है और फिफ्थ का भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। क्लियर, अब देखिए एक और आगे क्वेश्चन दोस्तों जनरेशन से रिलेटेड, 1 से 2 तो यहाँ मैं ही बता दूंगा आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही। इन विच जनरेशन ट्रांजिस्टर वर यूज्ड, पहले पूछ लिया IC, तो IC तो दोस्तों तीसरी जनरेशन में यूज हो गया, तो थर्ड जनरेशन का ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, इन विच जनरेशन ट्रांजिस्टर वर यूज्ड, ये बताना है आपको कि किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। ऑप्शन 1 फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन 2 सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन 3 थर्ड जनरेशन या ऑप्शन 4 फोर्थ जनरेशन। तो याद रखना दोस्तों, पहली में हुआ था वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में हुआ था ट्रांजिस्टर, तीसरी में हुआ था IC, चौथी में हुआ था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड और 5वीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सेकेंड जनरेशन इसका राइट आंसर होगा, ट्रांजिस्टर का यूज सेकेंड जनरेशन में हुआ था। इन विच जनरेशन ट्रांजिस्टर वर यूज्ड, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर वर यूज्ड दोस्तों। क्लियर, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 59। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपके इंफॉर्मेशन सोसाइटी टॉपिक से क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग, कि ये जो नीचे सीक्वेंस
दी गई है, हमें टर्म दी गई है, उन सभी को एक करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है। तो देखिए ध्यान से, डाटा का पूछा है, नॉलेज का पूछा है, इन्फॉर्मेशन है, विजडम है, तो केवल आपको क्या किसका क्रम है ये तो है दोस्तों प्रोफेसर MP सितजा, प्रोफेसर MP सितजा ने ये क्रम दिया था, तो वो क्रम राइट कौन सा है ये आपको बताना है। मैंने हालांकि आपको बताया हुआ है क्लासेस के माध्यम से, फिर भी देखिए ध्यान से। पहले आता है दोस्तों सबसे पहले डाटा, क्या आता है डाटा, डाटा के बाद में आती है दोस्तों इन्फॉर्मेशन, क्या आती है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के बाद में क्या होता है नॉलेज, और नॉलेज के बाद क्या होता है दोस्तों विजडम, क्या होता है विजडम। डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम, यानी डाटा, सूचना, ज्ञान और बुद्धि। क्लियर दोस्तों। तो बताइए ये सीक्वेंस कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ये सीक्वेंस आपको, तो ये सीक्वेंस दिया गया है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 3 में। किसमें, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है कि सबसे पहले डाटा, डाटा के बाद नॉलेज, नॉलेज के बाद ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर होगा इसका 3, ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर 4 है जो हमारा सही सीक्वेंस है, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कि सबसे पहले डाटा, डाटा के बाद इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के बाद नॉलेज, नॉलेज के बाद में विजडम। ये दिया किसने था सीक्वेंस लॉजिकल, ये दिया था प्रोफेसर MP सितजा ने, प्रोफेसर MP सितजा, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, एग्जाम में भी पूछ लिया गया तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है तो वो भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। आप देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 60 नंबर है, विच वन इज नॉट ए ट्रेड बिब्लियोग्राफी। ट्रेड बिब्लियोग्राफी दोस्तों व्यापारिक ग्रंथ सूची होती है, बिजनेस ग्रंथ सूची होती है। तो पूछा है कि इनमें से विच वन इज नॉट ए ट्रेड बिब्लियोग्राफी, इनमें से ऑप्शन में से बताना है आपको कि कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन 1 है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन 2 है कम्युलेटिव बुक इंडेक्स यानी CBI, ऑप्शन 3 है बुक्स इन प्रिंट और ऑप्शन 4 है इंडियन बुक्स इन प्रिंट। दोस्तों जहां पीछे बुक्स इन प्रिंट लग जाए ना तो समझ लेना वो ट्रेड बिब्लियोग्राफी ही है, एक तो हिंट ये याद रखना आप, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा, कि इनमें से कौन सी ट्रेड बिब्लियोग्राफी नहीं है। तो दोस्तों इंडियन जो नेशनल बिब्लियोग्राफी है INB है, ये जनरल बिब्लियोग्राफी है, ना कि ट्रेड बिब्लियोग्राफी है। लेकिन क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स, बुक्स इन प्रिंट और इंडियन बुक्स इन प्रिंट, ये तीनों क्या है, ट्रेड बिब्लियोग्राफी है। क्लियर, तो राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 का, ऑप्शन नंबर 1 इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। क्लियर, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 61 कि यूनेस्को सेलिब्रेटेड विच ईयर एज इंटरनेशनल बुक ईयर, कि यूनेस्को सेलिब्रेट करता है इंटरनेशनल बुक ईयर किस वर्ष से कर रहा है सेलिब्रेट, ये बताना है हमें। ऑप्शन 1 है 1970, ऑप्शन 2 है 1972, ऑप्शन 3 है 1975 और ऑप्शन है 1974। तो क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, बहुत बार हमने पढ़ चुका है इस क्वेश्चन को, तो हम पढ़ भी चुके हैं, तो आप आंसर आराम से दे दोगे, ये मैं आशा करता हूँ आपसे। और क्लासेस दोस्तों आपको अच्छी लग रही है, क्लासेस अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना दोस्तों। आप जितने भी टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में जुड़े हुए वहाँ शेयर कर देना, आपके भाई बहन जो भी पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लियर, अब देखिए इसका राइट ऑप्शन है, आपको पता है कि 1972 से इंटरनेशनल बुक ईयर सेलिब्रेट कर रहा है यूनेस्को। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है आपका 62, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में आ भी गया और आपको पता भी है कि टू प्रोवाइड द बेस्ट बुक टू द मैक्सिमम रीडर्स एट द लिस्ट कॉस्ट सेट बाई। दोस्तों हमने पढ़ा था बुक सिलेक्शन के नियम, बुक सिलेक्शन के 4 कुल नियम पढ़े थे, प्रिंसिपल्स पढ़े थे, उनमें से एक ये प्रिंसिपल है जिसमें मैंने कहा था कि पैसे तो लगे कम से कम और पाठक को पुस्तकें अच्छी से ज़्यादा प्राप्त हो। तो ये जो प्रिंसिपल बुक सिलेक्शन का दिया था, ये दिया था आपके मेलविल डेवी ने, ये मैंने बताया था आपको। तो इसका राइट ऑप्शन भी कौन सा होगा, मेलविल डेवी होगा, जो कि ये बुक सिलेक्शन का नियम है। ये क्वेश्चन नंबर 62 कि टू प्रोवाइड द बेस्ट बुक टू द मैक्सिमम रीडर्स एट द लिस्ट कोड सेट बाय मेलविल डेवी, क्या होगा, मेलविल डेवी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 62 का दोस्तों। क्लियर, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, हालांकि आप भी दोस्तों सभी क्वेश्चन के आंसर लगभग बता ही रहे हैं, सही बता रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत अब
बहुत पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन आपने बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको भी पता लग रहा है हाँ कि क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो कि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपका एग्जाम भी अच्छा जाने वाला है दोस्तों। क्लियर। और दोस्तों ये क्वेश्चन कोई इंडिविजुअली तो बनाए हुए हैं नहीं कि कट कॉपी पेस्ट या जो भी, वैसे तो बनाए हुए हैं नहीं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन दोस्तों कोई ऐसे तो बनते नहीं है, एग्जामिनर बनाते हैं, अच्छे बनाते हैं क्वेश्चन, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से लर्न कीजिए इनको, रीड कीजिए दोस्तों। क्या है वर्ड ऑफ लर्निंग इज ए, क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, वर्ड ऑफ लर्निंग इज ए की वर्ड ऑफ लर्निंग इज है, क्या है? ऑप्शन 1 डायरेक्टरी, ऑप्शन 2 ट्रेड बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन 3 ट्रेवल गाइड, या ऑप्शन 4 न्यूज़पेपर डाइजेस्ट। तो आपको बताया था मैंने, सीखने की दुनिया बोलते हैं इसको हिंदी में, जो कि एक प्रकार की क्या है, निर्देशिका है, निर्देशिका बोलते हैं हम डायरेक्टरी को। और डायरेक्टरी किस प्रकार का इंफॉर्मेशन सोर्सेज है ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या डायरेक्टरी प्राइमरी सोर्सेज है, या डायरेक्टरी सेकेंडरी है, या डायरेक्टरी टेरिटरी सोर्सेज है। तो वर्ड ऑफ लर्निंग इज ये आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा, ध्यान रखना दोस्तों, डायरेक्टरी होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ड इवेंट इज ए, कि किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ड इवेंट है वो क्या है? ऑप्शन 1 न्यूज़पेपर, ऑप्शन 2 मैगजीन, ऑप्शन 3 न्यूज़पेपर डाइजेस्ट, या ऑप्शन 4 ईयर बुक। तो बताइए दोस्तों, किसिंग्स रिकॉर्ड ऑफ वर्ड्स इवेंट इज ए, ऑप्शन 1 न्यूज़पेपर, ऑप्शन 2 मैगजीन, ऑप्शन 3 न्यूज़पेपर डाइजेस्ट, या ऑप्शन 4 ईयर बुक। तो बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? न्यूज़पेपर डाइजेस्ट। क्या है किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ड इवेंट इज, क्या है? न्यूज़पेपर डाइजेस्ट है दोस्तों। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी, क्या है देखिए ध्यान से। फॉर्डर्स गाइड टू इंडिया इज ए, कि ये फॉर्डर्स गाइड टू इंडिया है ये क्या है? ऑप्शन 1 है ईयर बुक, ऑप्शन 2 है ट्रेवल गाइड्स, ऑप्शन 3 है गजेटियर, और ऑप्शन 4 है ग्लोब। तो बताइए दोस्तों, फॉर्डर्स गाइड टू इंडिया इज ए, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि फॉर्डर्स गाइड टू इंडिया इज ए, ऑप्शन 1 ईयर बुक, ऑप्शन 2 ट्रेवल गाइड्स, ऑप्शन 3 गजेटियर, ऑप्शन 4 ग्लोब। क्या होगा इसका राइट आंसर? फॉर्डर्स गाइड टू इंडिया इज ए, ऑप्शन 1 ईयर बुक, ऑप्शन 2 ट्रेवल गाइड्स, ऑप्शन 3 गजेटियर, ऑप्शन 4 ग्लोब। फॉर्डर्स गाइड टू इंडिया इज ए क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन 1 ईयर बुक, ऑप्शन 2 ट्रेवल गाइड्स, ऑप्शन 3 गजेटियर, और ऑप्शन 4 ग्लोब। तो याद रखना फॉर्डर्स गाइड टू इंडिया ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है फॉर्डर्स गाइड टू इंडिया इज ए ट्रेवल गाइड्स। क्या है? यात्रा दर्शिका है, ट्रेवल गाइड्स है दोस्तों। ठीक है, क्या है? ट्रेवल गाइड्स है। क्लियर, याद रख लोगे। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, कि न्यूज़पेपर डाइजेस्ट आर डैश 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 सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो न्यूज़पेपर डाइजेस्ट है वो किस प्रकार का इंफॉर्मेशन सोर्सेज है? ऑप्शन 1 प्राइमरी, ऑप्शन 2 सेकेंडरी, ऑप्शन 3 टेरिटरी, ऑप्शन 4 नॉन डॉक्यूमेंट्री। तो बताइए दोस्तों, न्यूज़पेपर डाइजेस्ट आर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो याद रखना सेकेंडरी सोर्सेज, इंफॉर्मेशन का सेकेंडरी सोर्सेज है कौन? न्यूज़पेपर डाइजेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, एजुकेशन साइकोलॉजी इज एग्जाम्पल ऑफ। तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मेशन से 1-2 क्वेश्चन मार्क टॉपिक हुआ, इससे 1-2 क्वेश्चन ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, बाय डिफॉल्ट क्वेश्चंस हैं ये। तो आपको याद करना पड़ेगा कि जितनी विधियां जितने पूछे गए हैं सब्जेक्ट की, कौन सी विधियों के बनता है विषय निर्माण की, किस विधि से कौन सा सब्जेक्ट बना है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अब बताइए कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन 1 है फ्यूजन, ऑप्शन 2 है फिशन, ऑप्शन 3 है क्लस्टरिंग, या ऑप्शन 4 है डिस्टिलेशन। तो बताइए एजुकेशनल साइकोलॉजी इज एग्जाम्पल ऑफ, क्या राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपके 67 का? तो याद रखना एजुकेशनल साइकोलॉजी इज एग्जाम्पल ऑफ फ्यूजन। क्या होगा? फ्यूजन दोस्तों, राइट ऑप्शन होगा फ्यूजन। क्लियर, क्या होगा? फ्यूजन होगा इसका राइट ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 क्या है। अब ये पूछ लिया कि सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज आर एग्जाम्पल ऑफ, ये तो हमने पढ़ा भी है बहुत बार दोस्तों, तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे कि सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज आर एग्जाम्पल ऑफ कौन सी विधि, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1
डिस्टिलेशन, ऑप्शन 2 एग्लोमेरेशन, ऑप्शन 3 क्लस्टरिंग या ऑप्शन 4 लेमिनेशन। ऑप्शन 1 डिस्टिलेशन, ऑप्शन 2 एग्लोमेरेशन, ऑप्शन 3 क्लस्टरिंग और ऑप्शन 4 लेमिनेशन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप ही बताएंगे, कमेंट बॉक्स में करके आप बताएंगे, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज आर एग्जांपल ऑफ। तो इसका राइट आंसर आप ही बताएंगे कि राइट ऑप्शन कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 68 का। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर है 69 कि एक क्लासिफाइड डिक्शनरी ऑफ सिनोनियम्स इज टर्म्ड एज, कि एक क्लासिफाइड डिक्शनरी जो कि वर्गीकृत डिक्शनरी शब्दकोश का सिनोनियम इज टर्म्ड एज, कि जो सिनोनियम्स होता है उसका समानार्थी शब्द होते हैं उन उस टर्म को क्या है। ऑप्शन 1 है लेक्सिकॉन, ऑप्शन 2 है थिसोर्स, ऑप्शन 3 है वोकेबलरी, ऑप्शन 4 है ग्लोसरी। तो दोस्तों आपने देखा होगा पर्यायवाची होता है सिमिलर, ठीक है, और जिसको पर्यायकोश बोलते हैं, पर्यायकोश बोलते हैं दोस्तों हम थिसोर्स को। किसको बोलते हैं? थिसोर्स को। किसको बोलते हैं? थिसोर्स को। यानी ऑप्शन नंबर क्या? 2। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 कि एक क्लासिफाइड डिक्शनरी ऑफ सिनोनियम इज टर्म्ड एज थिसोर्स। क्या होगा? थिसोर्स इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 69 का राइट ऑप्शन थिसोर्स होगा दोस्तों। आगे देखिए ध्यान से, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 दोस्तों। उसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचेंगे वो हम कल की क्लास में करेंगे। तो अब तक दोस्तों क्लासेज आपको अच्छी लगी होगी, यही मैं आशा करता हूँ। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बिल्कुल राइट देना है आप सभी को। बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, एक काम ये कर देना आप ईमानदारी के साथ में। अब देखिए क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। कितना इजी क्वेश्चन है दोस्तों कि पूछा है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ये पूछा है आपसे। ये तो आप बता ही दोगे, बताओ। ऑप्शन 1 गूगल, ऑप्शन 2 गूगल क्रोम, ऑप्शन 3 बिंग या ऑप्शन 4 ऑल द वेब। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा कि गूगल है वो सर्च इंजन है, लेकिन जो गूगल क्रोम है वो सर्च इंजन ना होकर क्या है दोस्तों? वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर है। तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है? गूगल क्रोम नहीं है। गूगल क्रोम कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कंप्यूटर बेसिक से, इस प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं। कितने भी पीछे साल के एग्जाम उठा के देख लेना, कोई भी लाइब्रेरियन का इस प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं। प्रोटोकॉल से आ जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ जाएगा, जनरेशन से आ जाएगा। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स के दोस्तों 5 से 6 क्लासेज में पूरा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर करवाया गया है। आप प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट जाके देख भी सकते हैं। LIS लर्निंग एकेडमी के साथ दोस्तों जुड़े रहिएगा। आपके एग्जाम तक आपको तैयारी करवाई जाएगी, एग्जाम होने के बाद में भी आपको आंसर की तैयारी करवाई जाएगी कि आंसर की क्या होगी इसकी। और इसके अलावा दोस्तों आप अब तक सभी जो 20 से 21 क्लासेज हैं हमारी, किसी ने पूरी क्लासेज नहीं देखी है तो सभी क्लासेज देख लेना दोस्तों, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं इन क्लासेज में थे तो वो तो दोस्तों आपके मार्क्स को बढ़ाएंगे ना कि घटाएंगे, इंक्रीज ही करेंगे आपके मार्क्स को। कोई आपको लॉस नहीं है दोस्तों, क्योंकि पढ़ा हुआ मैटर है। आपको केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं, कुछ नया पढ़ने से बचना है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब 3 से 4 दिन आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है दोस्तों, जितना पढ़ लिया उसी को रिपीट करना है। तो अगली क्लास में हम करेंगे आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। LIS लर्निंग एकेडमी के साथ बने रहिएगा दोस्तों, धन्यवाद।